Welcome to Study Smart Academy. Today in this video, we will learn Class 8th English Chapter 4 question answer of the chapter For God's Sake, Hold the Tongue. Today our agenda includes 1. Working with the text, 2. Language work, 3. Grammar work, 4. Let's write. बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज के इस सबक में हम इन 4 हिस्सों पर फोकस करने वाले हैं। पहले हम चैप्टर के सवालात और जवाबात देखेंगे, फिर थोड़ी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद ग्रामर में एडवर्ब्स को बड़े मजे से समझेंगे और आखिर में सुपरस्टिशंस यानी तोहम परस्ती पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। Let's begin with our first section, working with the text, question and answers. बच्चों, अपनी किताबें और नोटबुक्स निकाल लें। हम चैप्टर के सवालात बिल्कुल एक-एक करके पढ़ेंगे और उनका तर्जुमा भी समझेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा के लिए याद रहें। Q1. What do the Quran and the traditions of the Prophet peace be upon him tell us on backbiting and scandal mongering? पहला सवाल यह है कि कुरान और हदीस हमें चुगलखोरी और बोहतान तराशी यानी दूसरों के बारे में झूठी बातें फैलाने के हवाले से क्या सबक देते हैं? Hence, the Quran strongly condemns those who indulge in scandal mongering and admonishes them. इसका जवाब है कि कुरान सख्ती से उन लोगों की मजम्मत करता है जो बोहतान तराशी में मुब्तला होते हैं और उन्हें एडमोनिश करता है यानी सख्त तंबीह या वार्निंग देता है। ये कोई आम बात नहीं बल्कि एक बहुत सख्त वार्निंग है। Prophet Muhammad, peace be upon him, said that a person who indulges in backbiting is like a man who has eaten the flesh of his dead brother. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स चुगलखोरी करता है वो उस आदमी की तरह है जिसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया हो। सोचिए बच्चों, इस मिसाल से वाज़ेह होता है कि ये कितना संगीन गुनाह है। Q2. What do the Gita and the Bible tell us on backbiting? चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गीता और बाइबल हमें गीबत या चुगलखोरी के बारे में क्या बताते हैं? Ants. The Gita tells that a person free from the habit of backbiting is like a god. जवाब यह है कि गीता बताती है कि जो शख्स चुगलखोरी की इस बुरी आदत से आज़ाद है वो एक देवता जैसा पाकीज़ा और आला है। The Bible says that a person free from the habit of backbiting is a perfect man, having control over his whole body. और दूसरी तरफ बाइबल कहती है कि जो शख्स चुगलखोरी की आदत से पाक है वो असल में एक मुकम्मल इंसान है जिसका अपने पूरे जिस्म और नफ्स पर मुकम्मल कब्जू है। तो आपने देखा, हर मजहब इस बुरी आदत से बचने की तलकीन करता है। Q3. What do the Granth Sahib and Lord Buddha tell us on backbiting? तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। ग्रंथ साहिब और भगवान बुद्धा चुगलखोरी के हवाले से क्या फरमाते हैं? Ans. The Granth Sahib tells us that a backbiter carries a great burden of sins. इसका जवाब है, ग्रंथ साहिब हमें बताता है कि चुगलखोर अपने कंधों पर गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ उठाता है। Lord Buddha lays stresses on right speech as a path towards salvation. और भगवान बुद्धा सैल्वेशन यानी निजात या मुक्ति के रास्ते के तौर पर हमेशा सही गुफ्तगू यानी राइट स्पीच पर जोर देते हैं। सच और अच्छा बोलना ही असल में मुक्ति का रास्ता है। Let's move on to the next question. Q4. Why did the servant of Rabbi Simeon bring tongues both the times? चौथा सवाल चैप्टर की एक इंटरेस्टिंग कहानी से है। रैबाई सिमियन का नौकर दोनों दफा बाजार से जबान ही क्यों खरीद कर लाया? Ans. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one. इसका जवाब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। अच्छी जबान से बेहतर कोई चीज नहीं है इस दुनिया में और बुरी जबान से बदतर या बुरी कोई चीज नहीं। एक जबानी तो है जो इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। That is why the servant brought tongues on both occasions. बस यही वजह है कि नौकर दोनों मौकों पर जबान खरीद कर लाया ताकि वो ये सबक अमली तौर पर दिखा सके। Q5. Why did Rabbi Simeon invite his disciples for a meal? पांचवा सवाल, राबाई सिमियन ने अपने शागिर्दों को खाने पर क्यों बुलाया था? Ants. Rabbi Simeon invited his disciples for a meal to teach them the value of having a soft tongue. जवाब ये है स्टूडेंट्स कि राबी सिमियन ने अपने शागिर्दों को खाने पर सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो उन्हें नर्म जुबान रखने की अहमियत और वैल्यू सिखा सकें। Q6. What according to you is the moral of the lesson? छठा सवाल एक जनरल सवाल है। आपके ख्याल में इस सबक का नतीजा या इखलाकी सबक क्या बनता है? Answer. The moral of the lesson is that we should not speak ill of other behind their backs. इसका सीधा सा जवाब है, इस सबक का बुनियादी नतीजा ये है कि हमें कभी दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराई या गीबत नहीं करनी चाहिए। ये लेसन की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे है। Q7. How does our tongue do good or bad to others? आखिरी सवाल पर आते हैं, हमारी जबान दूसरों के साथ अच्छा या बुरा कैसे करती है? Ants.
From the tongue issues the good and also the bad. जवाब है जबान से ही भलाई और बुराई दोनों निकलती हैं। The tongue does good if one holds it and doesn't speak bad about others. जबान फायदामंद साबित होती है अगर इंसान इसे काबू में रखे, यानी अपने अल्फाज सोच समझकर चुने और दूसरों के बारे में बुरा ना बोले। It proves to be bad if it is given liberty. और यही जबान बहुत बुरी साबित होती है अगर इसे खुली छूट यानी लिबर्टी दे दी जाए। इस पर काबू रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। Now we move on to the next section, language work, vocabulary and endings. बच्चों, अब हम लैंग्वेज वर्क की तरफ चलते हैं। यहाँ हम मजेदार तरीके से देखेंगे कि बेस वर्ड्स के आखिर में सही लेटर्स लगाकर नए वर्ड्स जैसे किसी प्रोफेशन या पेशे का नाम कैसे बनाया जाता है। चलिए वर्ड बिल्डिंग शुरू करते हैं। 1. Govern, governor, one who govern. बिल्कुल, देखिए गवर्न का मतलब है हुकूमत करना और उससे बना गवर्नर यानी वो शख्स जो हुकूमत करे। 2. Cater, caterer, one who provides food or drink for a social or business function. नेक्स्ट है केटर, इससे बनता है केटरर यानी वो शख्स जो किसी तकरीब या बिजनेस फंक्शन के लिए खाना पीना फराहम करे। 3. Translate, translator, one who translates writing or speech from one language to another. ट्रांसलेट करने वाले को हम आसानी से कहते हैं ट्रांसलेटर यानी वो शख्स जो एक जबान से दूसरी जबान में तर्जुमा करे। 4. Novel, novelist, a person who writes novels. नॉवेलिस्ट, ध्यान दें यहाँ इस्ट लगाने से ये बन गया वो शख्स जो नॉवेल लिखता है। 5. Tour, tourist, a person who visits a place for pleasure and interest. इसी तरह टूर से बना टूरिस्ट यानी सयाह जो तफरी और दिलचस्पी के लिए किसी जगह घूमने जाता है। चलिए कंटिन्यू बिल्डिंग वर्ड्स करते हैं। 6. पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, अ पर्सन हुज जॉब इज इन पॉलिटिक्स। यहाँ हमने आखिर में ईएन लगाया। पॉलिटिक्स से बना पॉलिटिशियन यानी सियासतदान। 7. डेकोरेट, डेकोरेटर, अ पर्सन हु डेकोरेट्स द इनसाइड ऑफ द पीपल्स हाउसेस। डेकोरेट करना यानी सजाना, तो उससे बना डेकोरेटर यानी वो जो लोगों के घरों को अंदर से सजाता है। 8. आर्ट, आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट इज अ परफॉर्मर और समवन हु ड्रॉज और पेंट्स पिक्चर्स। आर्ट से बना आर्टिस्ट यानी फनकार जो कोई आर्ट परफॉर्म करे या तस्वीरें बनाए। 9. इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज, टीचर्स और राइट्स अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पर तहकीक करने वाला कहलाता है इकोनॉमिस्ट यानी माहिर माशियात। 10. ड्रामा, ड्रामेटिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स प्लेज। और ड्रामा लिखने वाले को हम ड्रामेटिस्ट कहते हैं। बड़ा सिंपल है ना। 11. Cricket, cricketer, a person who plays cricket. ये तो आप सबको पता ही होगा। क्रिकेट से बना क्रिकेटर यानी क्रिकेट खेलने वाला। 12. Engine, engineer, a person who uses scientific knowledge to design, construct, and maintain engines or structures such as roads, railways, and bridges. इंजन से बनता है इंजीनियर। ये वो पेशावर शख्स है जो सड़कें, रेलवे या पुल बनाने के लिए साइंटिफिक इल्म का बाकायदा इस्तेमाल करता है। 13. History, historian, a person who specializes in the study of history. हिस्ट्री से बना हिस्टोरियन यानी तारीखदान जो तारीख का माहिर हो। 14. Mountain, mountaineer, a person who climbs mountains. माउंटेन यानी पहाड़, तो उससे बना माउंटेनियर यानी वो बहादुर शख्स जो पहाड़ों पर चढ़ता है। 15. Donate, donator, someone who gives something to a charity. डोनेट करने वाले को डोनेटर कहते हैं जो किसी फिलाही इदारे को अतिया या चैरिटी दे। 16. Grammar, grammarian, a person who studies grammar and writes books about it. ग्रामर से बना ग्रामेरियन जो ग्रामर की गहरी नॉलेज रखता है और उस पर किताबें लिखता है। 17. Auction, auctioneer, a person in charge of an auction. ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी और ऑक्शनियर वो होता है जो इस नीलामी को करवाने का इंचार्ज हो। 18. Science, scientist, a person who does research in science. साइंस पर रिसर्च करने वाला साइंटिस्ट यानी साइंसदान कहलाता है। 19. Teach, teacher, a person who teaches. Teach से बना टीचर, एक शख्स जो पढ़ाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं। 20. Electricity, electrician, a person whose job is to install and repair electrical equipment. और electricity से बना electrician, जिसका काम बिजली की चीजों को ठीक करना और इंस्टॉल करना हो। Moving to our final set of words. 21. Physics, physicist, a person who does research connected with physics. फिजिक्स की तहकीक करने वाला फिजिसिस्ट कहलाता है। 22. Write,
writer, a person who writes books, etc. राइट से आसानी से बन गया राइटर यानी मुसन्निफ या लेखक। 23. Speak, speaker, a person who makes speech at a gathering. स्पीक से बना स्पीकर जो महफिल में तकरीर करता है। 24. Win, winner, a person who wins a contest or a competition. विन का मतलब जीतना, तो विन से बना विनर यानी जीतने वाला। 25. Mathematics, mathematician, a person who is trained in mathematics. और आखिर में मैथमेटिक्स से बना मैथमेटिशियन जो रियाजी यानी मैथ में तरबियत याफ्ता हो। Next up is our third section, grammar work, adverbs and correct words. बच्चों, ग्रामर के इस हिस्से में हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब यानी किसी काम के बारे में मजीद बताते हैं कि वो काम असल में कैसे हुआ। आइए इसकी लॉजिकल मश्क करते हैं। Complete each sentence with an adverb. 1. We didn't go out because it was raining heavily. पहला सेंटेंस देखें, हम बाहर नहीं गए क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। बारिश कैसे हो रही थी? जोर से। तो यहाँ हेवीली एक एडवर्ब है जो बारिश होने के तरीके को बता रहा है। 2. Our team lost the game because we played very badly. हमारी टीम मैच हार गई क्योंकि हमने बहुत बुरा खेला। खेला कैसे? बुरी तरह। तो वर्ब के बारे में बताने वाला लफ्ज बैडली भी एडवर्ब हुआ। 3. I had little difficulty finding a place to live. I found a flat easily. मुझे रहने की जगह ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, फिर मुझे फ्लैट आसानी से मिल गया। इजीली यानी आसानी से, ये फ्लैट ढूंढने के तरीके को वाजे कर रहा है। 4. We had to wait for a long time, but we didn't complain. We waited patiently. हमें लंबे अरसे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन हमने कोई शिकायत नहीं की। हमने सब्र से इंतजार किया। पेशेंटली यानी सब्र के साथ, ये इंतजार करने के अमल यानी वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। 5. Nobody knew Atif was coming to see us. He arrived unexpectedly. किसी को नहीं पता था आतिफ आ रहा है, वो अचानक आ गया। Unexpectedly एक एडवर्ब है क्योंकि ये बताता है कि उसके आने का काम कैसे हुआ। 6. Zishan keeps fit by playing tennis regularly. ज़ीशान बाकायदगी से टेनिस खेलकर खुद को फिट रखता है। रेगुलरली यहाँ बताता है कि टेनिस खेलने का काम कितनी दफ़ा होता है। 7. I don't speak Punjabi very well, but I can understand it perfectly if spoken slowly and clearly. ये सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पंजाबी बहुत अच्छी नहीं बोलता, लेकिन मैं इसे बिल्कुल ठीक तरह समझ सकता हूँ अगर ये आहिस्ता और वाज़े तौर पर बोली जाए। बच्चों, यहाँ नोटिस करें, इसमें 3 एडवर्ब्स हैं, परफेक्टली, स्लोली और क्लियरली, जो समझने और बोलने के तरीके को वाज़े कर रहे हैं। Put in the correct word. 1. 2 people were seriously injured in the accident. अब इस एक्सरसाइज में हमें देखना है कि सेंटेंस में एडवर्ब आएगा या एडजेक्टिव। हादसे में 2 लोग शदीद जख्मी हुए। यहाँ इंजर्ड एक वर्ब है और वर्ब के साथ हमेशा एडवर्ब आता है, इसलिए हम सीरियसली लगाएंगे। 2. The driver of the car had serious injuries. गाड़ी के ड्राइवर को शदीद चोटें आईं। जरा गौर करें, यहाँ इंजरीज एक नाउन है, इसलिए हम एडजेक्टिव सीरियस लगाएंगे, सीरियसली नहीं। नाउन को हमेशा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। 3. I think you behaved very selfishly. मुझे लगता है आपने खुदगर्जी से बर्ताव किया। या behaved वर्ब है तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम selfishly यूज करेंगे जो कि एडवर्ब है। 4. रज़िया is terribly upset about losing her job. रज़िया अपनी जॉब जाने की वजह से बहुत परेशान है। अपसेट होना एक एडजेक्टिव है, इसे मजीद मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब टेरिबली लगेगा। 5. There was a sudden change in the weather. मौसम में अचानक तब्दीली आई। यहाँ चेंज एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ एडजेक्टिव सडन आएगा, सडनली नहीं। 6. Everybody at the marriage party was colorfully dressed. शादी की तकरीब में हर किसी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। ड्रेस्ड यहाँ वर्ब है, इसलिए हम कलरफुली एडवर्ब यूज करेंगे। 7. असलम स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. असलम रवानी से इंग्लिश बोलता है। स्पीक्स वर्ब के लिए हम एडवर्ब फ्लुएंटली इस्तेमाल करेंगे। 8. वेद सर फेल एंड हर्ट हिमसेल्फ क्वाइट बैडली. वेद सर गिर गए और उन्हें काफी बुरी तरह चोट लगी। हर्ट वर्ब है, इसलिए इसके बाद एडवर्ब बैडली आएगा। 9. हफीज डिडंट डू वेल एट स्कूल बिकॉज ही वॉज टॉट बैडली. हफीज ने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि उसे बुरी तरह पढ़ाया गया था। यहाँ टॉट वर्ब है, तो इसकी वजाहत के लिए बैडली लगेगा। 10. डोंट गो अप दैट लैडर, इट डजंट लुक सेफ. उस सीढ़ी पर मत जाओ, ये महफूज नहीं लगती। बच्चों, एक ट्रिक याद रखें, लुक या दिखने जैसे वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ सेफली नहीं बल्कि सेफ आएगा। Finally, we move to the last section. Let's write. We have a paragraph on superstitions. बच्चों, सबक के इस आखिरी हिस्से में हम तोहमा परस्ती यानी सुपरस्टिशंस पर
एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ पढ़ेंगे। तोहमा परस्ती उन बेबुनियाद और डरावने अकायद को कहते हैं जिनकी कोई साइंटिफिक या लॉजिकल वजह नहीं होती। हम इसे एक फ्लो में पढ़ेंगे ताकि पूरी बात का मतलब समझ आए। Superstitions are beliefs which are irrational and unscientific. यानी तोहम परस्ती ऐसे अकायद हैं जो गैर मंतिकी और गैर साइंसी होते हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। Man has so many beliefs which are nothing but superstitions. इंसान के पास बहुत से ऐसे अकायद और बिलीफ सिस्टम हैं जो सिवाय तोहमात के और कुछ भी नहीं। These are relics of the ancient times when people were uncivilized and ignorance prevailed among men. ये कदीम दौर की उन ज़मानों की निशानियां हैं जब लोग तहजीब याफ्ता नहीं थे और इंसानों में बुरी तरह जहालत छाई हुई थी। They felt awe in the presence of mysterious and mighty forces of nature and they worshipped all those things which were greater and stronger than them. उस वक्त लोग कुदरत की पुरस्रार और ताकतवर क़ुव्वतों के सामने खौफ और हैरत महसूस करते थे और नतीजे में उन तमाम चीज़ों की पूजा करने लगते थे जो उनसे बड़ी और ताकतवर लगती थीं। Whenever they found anything happening in nature, they tried to give some explanation for it. जब भी उन्होंने कुदरत में कुछ भी अजीब या नया होते देखा, उन्होंने अपनी तरफ से उसकी कोई ना कोई वजाहत देने की कोशिश जरूर की। This explanation was not based on reasoning and naturally this led to blind faith and superstitions. लेकिन उनकी ये वजाहत किसी मंतिक या अक्ल पर मबनी नहीं थी और फितरी तौर पर इससे अंधे अकायद और तोहमात परस्ती ने जन्म लिया। People had many blind beliefs out of fear or ignorance. डर या जहालत की वजह से लोगों के अंदर बहुत से अंधे अकायद बन गए थे जिन पर वो बिना सोचे समझे यकीन करते थे। All these foolish practices are resorted to, though there is no explanation for them. और हैरान की बात तो ये है कि आज के दौर में भी इन तमाम बेवकूफ़ाना रिवाजों का सहारा लिया जाता है, हालांकि उनके पास इनकी कोई सॉलिड वजाहत मौजूद नहीं है। Fear of misfortune और expectation of good fortune makes us believe superstitions. असल में बदकिस्मती का डर या खुशकिस्मती की उम्मीद हमें मजबूर कर देती है कि हम इन तोहमात पर यकीन करें। Superstitions do us a great harm. They hinder our power of judgment and cripple our power of reasoning. तोहम परस्ती हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये हमारी सही और गलत का फैसला करने की कुव्वत में रुकावट बनती है और हमारी सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल मफलूज कर देती है। We should have a rational and scientific attitude towards life. इसलिए ये बात हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि हमें जिंदगी की तरफ एक मंतिकी, अक्ल पसंद और साइंसी रवैया रखना चाहिए। Before we close this explainer, think about this. How often do we let superstitions dictate our daily choices without even realizing it? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब दिस चैनल।